हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम इस चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास सिक्स्थ में साइंस का चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस पढ़ रहे हैं और हमने इस चैप्टर को ऑलमोस्ट पूरा फिनिश कर लिया था। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आज आप इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज को करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब मुझे याद है मैंने एक टॉपिक मुझसे इसका छूट गया है जिसका नाम है पीरियोडिक मोशन। अभी इस एक्सरसाइज में वो आएगा और मैं आपको उसे अभी से करवा दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहला एनसीईआरटी का क्वेश्चन, गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। मीन्स इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम क्लास सेकेंड ऑल्सो यू हैव बीन ट्राइंग दीज क्वेश्चंस। आप अपनी कक्षा 2 से इन क्वेश्चंस को करते आ रहे हैं और क्वेश्चन सुनते ही आपके दिमाग में आंसर आना स्टार्ट हो चुके होंगे कि ऐसे कौन से दो दो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो आप लैंड पर यूज़ करते हैं, जो आप वाटर पे यूज़ करते हैं और जो आप एयर में यूज़ करते हैं। तो लैंड पर यूज़ हम करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं लैंड पर यूज़ करने वाले होते हैं बस, ट्रक एंड ट्रेन। वाटर पे यानी कि नदी में, ओशंस में हम यूज़ करते हैं शिप का और बोट का। एयर में यूज़ करते हैं हम एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। जैसा कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स तो हमेशा से पसंद ही आते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको अच्छे लगेंगे और आप सभी इनको सॉल्व करने में कामयाब रहेंगे। तो पहला है 1 मीटर इज ब्लैंक। अब आपको याद करना है, मैंने आपको पढ़ाया था कि 1 मीटर कितना होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू, हेयर सेंटीमीटर इज रिटन, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर्स। तो आपको याद आएगा कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। सो व्हाट विल बी देयर इन द फर्स्ट ब्लैंक? इट विल बी 100 सेंटीमीटर। नाउ द सेकंड इज 5 किलोमीटर्स इज, 5 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, पहले आप मुझे ये बताएंगे। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। 1000 मीटर बिकम्स 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर 1 किलोमीटर बनाते हैं। तो अब मुझे बताइए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हैं, तो 5 किलोमीटर में कितने होंगे? 5 इंटू 1000। दैट मीन्स योर आंसर विल बी 5000 मीटर. So what will be your answer in the second? It will be 5000 meter. Now after completing this we come to the third fill in the blank. Motion of a child on a swing is blank. यानी कि एक स्विंग, स्विंग तो आप सभी बच्चे झूला झूलते हैं, झूले को ही हम स्विंग कहते हैं इंग्लिश में। तो झूले पर जब एक बच्चा झूलता है तो उसकी मोशन कैसी होती है? उसकी मोशन मैं आपको समझा देता हूँ। ये वही टॉपिक है जो मैंने आपको वहाँ एनसीईआरटी में पूरा नहीं कर पाया था चैप्टर पढ़ाते समय, और आज मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डर से, क्योंकि मैं इसका आज बोर्ड वीडियो आपके लिए नहीं बना पाया हूँ। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे अगले वीडियोस आपके बोर्ड के वीडियोस ही होंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ये जो टॉपिक है पीरियोडिक मोशन का, ये समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। पीरियोडिक मोशन, इसका आंसर पीरियोडिक मोशन है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो चाइल्ड होता है और जब वो स्विंग पर मोशन करता है तो स्विंग की जो मोशन होती है वो पीरियोडिक मोशन होती है। वो पीरियोडिक मोशन कैसे होती है? तो सुनिएगा ध्यान से। जब कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चों, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी किसी मीडियम पोजीशन के दोनों तरफ बार बार मोशन करता है तो हम उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन जैसे कि आपने देखा होगा, एक जैसे मान लीजिए मैंने ऊपर जो छत होती है, छत में कोई हुक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कोई हुक लगा हुआ है। उस हुक से मैंने एक रस्सी को लटकाया, जैसे कि ऐसे, ये
उस छत से मैंने एक रस्सी को लटकाया और उस पर मैंने एक बॉल बांध दी। इस तरह से क्या बांध दी? एक बॉल बांध दी। और अब मैंने उस बॉल को यहां पर लाकर ऐसे किया, टेढ़ा किया, तिरछा किया और उसको फिर मैंने छोड़ दिया। अब वो छोड़ दिया तो वो यहां से यहां तक जाएगी, यानी कि वो यहां से कहां जाएगी? यहां, और अगेन घूमकर कहां आएगी? वापस अपनी पोजीशन पर आएगी। अब आप मुझे ये बताइए, इस समय इसकी मीन पोजीशन या मीडियन पोजीशन कौन सी है? इसकी मीडियन पोजीशन है ये बीच वाली, और वो इसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बार बार मोशन कर रही है। इसी को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। कौन सी मोशन कहते हैं इसको? हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पीरियोडिक मोशन समझ में आई होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसी में, मोशन ऑफ द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन। स्विंग मशीन मतलब होता है, स्विंग मशीन मतलब होता है सिलाई मशीन, उसकी नीडल होती है। तो आपने देखा होगा उस नीडल को, ध्यान से देखेंगे तो वो नीडल ऊपर नीचे मूव करती है। किस तरह मूव करती है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो वो ऊपर नीचे मूव करती है। तो इस तरह जब वो मूव करती है तो ये मोशन कौन सी होती है? ये मोशन भी पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि पीरियोडिक मोशन में ऑब्जेक्ट अपनी मीडियम पोजीशन के दाएं या बाएं या ऊपर या नीचे मूव कर सकता है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे भी मूव करता है, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ मीडियम पोजीशन, और मीडियन पोजीशन, एक मीडियन पोजीशन के अबाउट मतलब आगे पीछे मूव करता है, दिस मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अच्छा, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन और भी मैं दे सकता हूं आपको कि पीरियोडिक मोशन क्या होती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करता है, उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसिकल इज। बाइसिकल यानी कि साइकिल का जो पहिया होता है वो कौन सी मोशन करता है? आपने देखा है इसका पहिया सर्कुलर सर्कुलर घूमता है कि नहीं घूमता है? तो इस मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। कौन सी मोशन? सर्कुलर मोशन। इसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो उम्मीद करता हूं आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई कैन अ पेस, पेस मीन्स होता है कदम, पैर हमारा, और अ फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। हम अपने पैरों का जो आकार होता है जिसे अपन फुट स्टेप कहते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्यों नहीं यूज करते हैं? जैसा कि आपको याद होगा, मैं जब आपको चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये बताया था दैट वी यूज ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स। हम क्या यूज करते हैं? हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करते हैं, क्योंकि वो हमेशा फिक्स होती हैं और वो बदलती नहीं है। तो यहां पर आप मुझे बताइए, अगर मैं किसी एक पर्सन का फुट स्टेप ले लेता हूं, और तो क्या वो फुट स्टेप की जो लंबाई है, जो साइज है, क्या वो पूरे वर्ल्ड के हर इंसान के लिए सेम होगा? आई थिंक योर आंसर विल बी नो, कि सभी इंसानों का फुट स्टेप का साइज बराबर नहीं होता है। सो व्हाट इज द आंसर हियर? द पेस और फुट स्टेप ऑफ ईच एंड एवरी, बिकॉज अ पेस और अ फुट स्टेप ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इज नॉट इक्वल। क्या होता है? इक्वल नहीं होता है। दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज फुट स्टेप एज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। क्योंकि आपको याद होगा, मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि स्टैंडर्ड यूनिट में दो खास चीजें होती हैं। पहली, ये हमेशा फिक्स होती है, और दूसरी, इसकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है, और ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या रहती है? बिल्कुल फिक्स रहती है, ठीक है। तो ये तो फिक्स नहीं होता है, किसी के फुट स्टेप, किसी का पैर बड़ा होता है, जैसे आप बच्चे हैं आपका पैर छोटा होता है, मैं ग्रोन अप हूं तो मेरा पैर बड़ा होगा। तो ये सभी के लिए अलग अलग आकार का होता है, इसीलिए हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स हियर, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज वैल्यू। तो आपको बताना है कि इसमें सबसे छोटी कौन सी है, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, और अंत में सबसे बड़ी।
देखिए प्यारे बच्चों, जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ लगाते हैं, तो सबसे पहले हम सबसे छोटी रखते हैं। क्या रखते हैं हम सबसे पहले? सबसे छोटी, क्योंकि जब कोई चीज सबसे छोटी है तभी तो वो इंक्रीज होगी। यानी कि आपको यहां पर सबसे छोटे से स्टार्ट करना है। नाउ यू मस्ट रिमेंबर, आउट ऑफ ऑल दीज 4 यूनिट्स, दीज ऑल 4 आर स्टैंडर्ड यूनिट। ये ध्यान रखिए कि ये चारों स्टैंडर्ड यूनिट हैं, बट इनमें सिमिलैरिटी नहीं है, ये सेम नहीं है, कोई छोटी है कोई बड़ी है। तो आपको याद आएगा कि मिलीमीटर सबसे छोटी होती है। कौन सी छोटी होती है सबसे? मिलीमीटर। मिलीमीटर के बाद आता है आपका सेंटीमीटर, तो फर्स्ट वन विल बी दिस, सेंटीमीटर विल बी सेकेंड, मीटर विल बी थर्ड, एंड द लार्जेस्ट इज किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, किलोमीटर इन चारों में सबसे बड़ी है, लेकिन ओवरऑल सबसे बड़ी नहीं है। किलोमीटर से भी बड़ी बड़ी कई यूनिट हमारे पास है। इन चारों में क्या ऑर्डर बनेगा? मिलीमीटर सबसे छोटी, सेंटीमीटर उससे बड़ी, मीटर उससे भी बड़ी, और किलोमीटर सबसे बड़ी। अच्छा, एक चीज आपको मैं यहां पर और बता दूं, आपको मैं रिवाइज करा देता हूं कि इनमें क्या रिलेशन होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये आपको याद होगा, आपको मैंने पढ़ाया था अच्छे से। इसके अलावा अपन आते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। देखिए ध्यान से, जब भी बच्चों कभी किलो लग जाए, किसी भी यूनिट के आगे क्या लग जाए? किलो, ये के लग जाए, तो के का मतलब 1000 होता है। ठीक है, जैसे कि आपने एक और यूनिट पढ़ी होगी, इसे हम वेट की यूनिट कहते हैं, किलोग्राम। क्या कहते हैं उसे हम? किलोग्राम, केजी। तो किलो और ग्राम, तो ग्राम का कितना? ग्राम का कितना? 1000 गुना, यानी कि दिस आंसर विल बी 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। ये आपको ध्यान रखना होगा, जब भी किलो लग जाता है किसी यूनिट के आगे, तो वो 1000 टाइम हो जाती है, 1000 टाइम्स हो जाती है, 1000 हो जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? द हाइट ऑफ अ पर्सन, द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर। 1.65 मीटर। एक्सप्रेस दिस हाइट इन सेंटीमीटर एंड देन मिलीमीटर। आपको सबसे पहले तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मिलीमीटर। आपको उसके बाद इसे मिलीमीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1.65 मीटर, 1.65 मीटर है, तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। देन यू मस्ट रिमेंबर द रिलेशन बिटवीन द मीटर एंड सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मीटर एंड सेंटीमीटर? 1 meter equal to 100 centimeter. What is the relation? 1 meter equal to 100 centimeter. Then what will be the 1.65 meter equal to? 1.65 meter will be equal to 1.65 into 100 centimeter. So your answer will be 165 सेंटीमीटर। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 165 सेंटीमीटर। आप इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ये कितना है? 1.65 मीटर है, यानी कि 1 मीटर तो पूरा है। 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर तो कंप्लीट है, लेकिन दूसरा वाला मीटर कंप्लीट नहीं है, उसमें केवल कितने सेंटीमीटर हैं? 0.65 मीटर का एक मतलब होता है 65 सेंटीमीटर। नाउ यू कैन ऐड दिस 5, 6, 1, 165 सेंटीमीटर इज अगेन योर आंसर। Otherwise, you can obtain 165 directly by multiplying 1.65 into 100. Why 100 multiply is there? Because meter, 1 meter is equal to 100 centimeter. Okay, तो हमने इस तरह से इसको कन्वर्ट कर लिया। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ध्यान से, आपको हमेशा के लिए काम आएगी। वो ये है कि आप किस यूनिट को किस में बदल रहे हैं। पहले आप ये ध्यान दीजिए, आप मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं और आप बड़ी को छोटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मीटर बड़ी यूनिट होती है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट होती है। जब आप बड़ी यूनिट को
ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। जब आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, ऑलवेज मल्टीप्लाई इज देयर। क्या होता है? हमेशा मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर मैं आपसे यही कहूं कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, एट दिस टाइम यू आर कन्वर्टिंग स्मॉलर यूनिट इनटू बिगर यूनिट एंड division will be there. What will be there? Division will be there. So this is the difference. जब भी हम छोटी को बड़ी में बदलेंगे तो डिवाइड लगाएंगे, और बड़ी को छोटी में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगला स्टेप करते हैं। सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया है, अब हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी 165 सेंटीमीटर आ चुके हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे। ये चूंकि गलत दिया है, मैं इसको यहां पर कर देता हूं। 165 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब आप मुझे बताइए यहां पर क्या आएगा। ये मेरे सेंटीमीटर हैं, क्या है ये? 165 सेंटीमीटर हैं। अब मैं 1.65 मीटर को कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं मिलीमीटर में, मैं डायरेक्टली 165 सेंटीमीटर जो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। नाउ यू हैव टू रिमेंबर द रिलेशन बिटवीन द सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। What is the relation between centimeter and millimeter? Yes, it is 1 centimeter is equal to 10 millimeter. 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब बड़ी से छोटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 10 का क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। मैं आपको करके बताता हूं। ये 165 इंटू 10 equal to 1650 millimeter. As you can see here, your answer 1650 millimeter. So this is your answer, 1650 millimeter. Okay, I hope this question is also clear to you. Now we move on to the question number 6. The distance between Radha's home and her school, the distance between Radha's home and her school is 3250 मीटर। यानी कि राधा के घर और राधा के स्कूल के बीच में 3250 मीटर की दूरी है। Express this distance in kilometer. Now the question is, you have to convert 3250 मीटर्स इनटू किलोमीटर एंड नथिंग एल्स। आपको सिर्फ कन्वर्जन करना है और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। अब आप अगेन मुझे ये बताएं कि आप छोटी से बड़ी में कन्वर्ट कर रहे हैं कि बड़ी से छोटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर हमारा जवाब होगा कि हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और मीटर होती है छोटी, किलोमीटर होती है बड़ी। यानी कि हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डिवाइड लगेगा। कितने का लगेगा वो हम बाद में देखेंगे, हम बाद में पता करेंगे कि कितने का डिवाइड लगेगा। पहले हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा। तो आप ध्यान रखें, आप मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, तो आपका डिवाइड होगा। ये कंफर्म हो गया। अब हम देखते हैं डिवाइड कितने का होगा। 1 मीटर और किलोमीटर में क्या रिलेशन होता है, आपको वो रिलेशन याद रखना है। वो रिलेशन होता है 1000 का। मीटर और किलोमीटर में क्या रिलेशन होता है? 1000 का होता है। अब हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम 1000 का क्या करेंगे? हम पहले स्टेप में पता कर चुके हैं कि जब हम छोटी मीटर को बड़ी किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे? 3250 को 1000 से डिवाइड लगा देंगे। तो डिवाइड जब लगाएंगे तो ये 0 से 0 जाएगा, और यहां पर चूंकि 2 0 हैं, तो इसके लिए यहां पर पॉइंट लग जाएगा 3.25। सो योर आंसर विल बी 3.250 किलोमीटर। तो आपका आंसर कितना होगा? 3.250 किलोमीटर। दिस विल बी योर आंसर। यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस डिवीजन ऑन योर कॉपी इन लॉन्ग वे। आप दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन अ प्रॉपर डिवीजन फॉर्मेट यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस। यू विल ऑलवेज गेट द आंसर 3.250 किलोमीटर। तो आपने क्या देखा कि हमने जब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया, तो 1000 का डिवाइड लगता है, 1000 का डिवाइड लगता है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। while measuring while measuring the length of a knitting needle मतलब होता है एक जो हम बुनाई करते हैं, बुनते हैं, स्वेटर बुनने के लिए पुराने ज़माने में। आजकल तो हम स्वेटर बुने हुए स्वेटर नहीं पहनते हैं। तो जो निटिंग नीडल होती है, स्वेटर बुनने की जो सिलाई होती है, उसकी लंबाई हमने नापी। सो वाइल मेजरिंग द लेंथ द रीडिंग ऑफ द स्केल एट वन एंड एक एंड पर उसकी रीडिंग कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। मतलब इनिशियल रीडिंग है। ये हमारी कौन सी रीडिंग है? इनिशियल रीडिंग है। एंड द अदर एंड इज 33.1 सेंटीमीटर। और जो दूसरी रीडिंग है, फाइनल रीडिंग है, वो है 33.1 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ द नीडल। एक्चुअली में नीडल की लेंथ कितनी है? अब आपको मैंने बताया था कि जब हमारी इनिशियल रीडिंग जीरो नहीं है, जब हमारी इनिशियल रीडिंग जीरो नहीं है, तो जो अदर रीडिंग है, फाइनल रीडिंग है, वो हमारी क्या नहीं है? एक्चुअल आंसर नहीं है, वो हमारी लंबाई नहीं है। हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और आपको मैंने बताया था एक्चुअल लेंथ आप कैसे निकाल पाएंगे? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द नीडल? फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। आप क्या करेंगे? आप फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को माइनस कर देंगे। फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। व्हाट इज द फाइनल रीडिंग? 33.1 माइनस व्हाट इज द इनिशियल रीडिंग? इनिशियल रीडिंग इज 3.0 एंड योर आंसर विल बी 30.1 सेंटीमीटर। दिस विल बी योर आंसर। फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी। ठीक है, इस समय इसमें कौन सी एरर है? जीरो एरर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाइसिकल, मोशन ऑफ अ बाइसिकल यानी साइकिल का मूवमेंट, एंड सीलिंग फैन, सीलिंग फैन यानी हमारी छत का जो पंखा होता है, इन दोनों की मूवमेंट में आपको एक सिमिलैरिटी बतानी है और एक डिफरेंस बताना है। क्या क्या बताना है? एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस बताना है। तो सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी देखिए, आपने देखा होगा जब भी साइकिल का पहिया चलता है तो वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, सबसे अच्छा एक तो पहले सिमिलैरिटी बता देता हूं, वो मैं डिफरेंस बताने पे आपको बताने लगा था। सिमिलैरिटी ये है कि जब दोनों ही घूमते हैं, कौन कौन घूमते हैं? बाइसिकल का व्हील और सीलिंग फैन, तो इनकी एक्सिस फिक्स होती है। क्या होती है? इनकी एक्सिस फिक्स होती है। यहां पर एक्सिस क्या हो सकती है, जरा मुझे आप समझाइए। व्हाट इज द एक्सिस हियर इन बोथ द मोशंस? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी फैन रोटेट करता है तो उसके बीच में जो रॉड होती है वही उसकी एक्सिस होती है। इसी तरह से जब साइकिल घूमती है तो आपने साइकिल के बीच में एक एक्सल देखा होगा जिस पर स्पोक्स लगे रहते हैं और उस स्पोक्स पर ही हमारा पहिया घूमता है। तो वो जो एक्सल होता है साइकिल के पहिए में, वही उसकी एक्सिस होती है और वो फिक्स होती है। फिक्स होने का मतलब है कि जहां वो टायर घूम रहा है, टायर से लेके एक्सल तक की दूरी अगर चेंज नहीं हो रही है तो उसे हम फिक्स एक्सिस कहते हैं। तो यहां पर एक्सल और टायर के बीच की दूरी फिक्स है और यहां पर पंखे के ब्लेड और पंखे की रॉड के बीच की दूरी फिक्स है, इसलिए हम इन्हें फिक्स एक्सिस कहते हैं। तो दोनों में ही फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ क्या हो रही है? रोटेशन हो रहा है। लेकिन जो डिसिमिलरिटी है वो क्या है? डिसिमिलरिटी ये है कि जब बाइसिकल मूव करती है, बाइसिकल का टायर मूव करता है तो बाइसिकल मूव फॉरवर्ड, बाइसिकल मूव्स फॉरवर्ड मतलब वो आगे बढ़ जाती है, लेकिन पंखा तो आगे नहीं बढ़ता है, पंखा अपनी ही जगह पर रहता है। तो अगर बाइसिकल आगे बढ़ रही है तो ऐसी मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। कौन सी मोशन कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, क्योंकि साइकिल एक सीधी दिशा में आगे भी बढ़ जाती है और ऐसी मोशन रेक्टिलिनियर मोशन कहलाती है। बट फैन डज नॉट शो सच मोशन, लेकिन पंखा ऐसी मोशन को शो नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ
रोटेशन को शो करता है, लीनियर मोशन को शो नहीं करता है। जबकि एक बाइसिकल का टायर रोटेशनल मोशन को भी शो करता है, सर्कुलर मोशन भी हम कह सकते हैं इसको, लेकिन इसके साथ साथ वो रेक्टिलीनियर मोशन भी शो करता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाई कुड यू नॉट यूज एन इलास्टिक मेजरिंग टेप? आप एक इलास्टिक का मेजरिंग टेप मेजर डिस्टेंस करने के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्वेश्चन समझ में आ गया? हमारे पास एक मेजरिंग टेप है, लेकिन वो कैसा है? वो इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब अगर उसको आप जोर से खींचेंगे तो वो और लंबा खींच जाएगा। What would be some of the problems you would meet in telling someone about a distance you measured with an elastic tape? Means अगर आप उससे कोई डिस्टेंस नापते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स सामने आएंगी। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं, इसका आंसर देते हैं वाई कुड यू नॉट यूज। आखिर हम क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे? आखिर हम क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे इलास्टिक मेजरिंग टेप को? किसको? इलास्टिक मेजरिंग टेप को क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो इसका आंसर ये है, एन इलास्टिक मेजरिंग टेप गिव्स इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या होता है कि जो इलास्टिक मेजरिंग टेप है वो हमेशा आपको किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच की दूरी इनकरेक्ट बताएगा। क्या बताएगा? इनकरेक्ट बताएगा। इनकरेक्ट क्यों बताएगा? क्योंकि आप उस पर जितनी ताकत से खींचेंगे उतनी ज्यादा उसका साइज बढ़ जाएगा उसका टेप का, और उसकी रीडिंग गलत आएगी। तो इलास्टिक मेजरिंग टेप गिव्स इनकरेक्ट लेंथ। कैसी लेंथ? इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इलास्टिक मेजरिंग टेप का इस्तेमाल हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं रीजंस। रीजन क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि अगर वो हमें गलत बताएगा तो गलत क्यों बताएगा? तो सुनिएगा, द लेंथ ऑफ द इलास्टिक टेप, चूंकि वो इलास्टिक है तो उसकी लेंथ क्या होगी? वेरीज। वेरीज मतलब चेंज होती रहेगी। एंड डिपेंड्स अपॉन द फोर्स। किस पर डिपेंड करेगी? फोर्स पर डिपेंड करेगी बाय विच इट इज स्ट्रेच्ड, यानी कि उस टेप को खींचने वाला फोर्स ज्यादा है, उसको ज्यादा ताकत से खींचा जा रहा है, तो क्या होगा? उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। द मेजरमेंट वुड वेरी बिटवीन 2 और 3 रीडिंग्स इवन व्हेन मेजर्ड बाय द सेम पर्सन। अगर हमने पर्सन ही चेंज कर दिया तो डेफिनेटली उसकी जो रीडिंग है वो चेंज हो जाएगी, मेजरमेंट चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हम सेम पर्सन से भी करवा रहे हैं रीडिंग, किससे करवा रहे हैं? इफ वी आर नॉट चेंजिंग द पर्सन, द सेम पर्सन इज डूइंग द रीडिंग्स अगेन एंड अगेन, देन आफ्टर 2 और 3 रीडिंग्स, आफ्टर 2 और 3 रीडिंग्स द मेजरमेंट विल बी चेंज्ड। मेजरमेंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसका रीजन क्या हो सकता है बताइए? 2 या 3 रीडिंग जब मैं लूंगा उसकी तो वो ऑलरेडी ढीला हो जाएगा। आपने अपने जो रबर बैंड होता है आपके जो घरों में यूज होता है, उस रबर बैंड को भी आप जब 2-4 बार ताकत से खींचते हैं तो उसकी भी लेंथ नॉर्मल से बढ़ जाती है। सो सेम थिंग हैपन्स विद द इलास्टिक measuring tape also. When we take 2 or 3 readings, then its length increases, so it will automatically give wrong reading. Measurement would also vary if different persons measure the same distance. अगर अलग अलग लोगों से हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर अलग अलग लोगों से हम इसकी मेजरिंग करवाएं तो बिल्कुल इसकी लंबाई डिफरेंट आने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ओवरऑल आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि हमें इलास्टिक टेप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज एनसीईआरटी एक्सरसाइज, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के 2 एग्जांपल कौन से होते हैं? ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम। पेंडुलम घड़ियां जैसा कि आपने पहले देखी होंगी, आजकल भी पेंडुलम की घड़ी आती है, उनमें एक पेंडुलम इस तरह का मूव करता रहता है। मैं आपको डायग्राम बता देता हूं, इस तरह का। This pendulum from here to here, here to here and then again here, then again here. इस तरह से पेंडुलम मूव करता रहता है और ये भी पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। अच्छा, मोशन ऑफ स्विंग। मोशन ऑफ स्विंग भी आपने पीरियोडिक मोशन में पढ़ी है। पीरियोडिक मोशन का ही एग्जाम्पल है मोशन ऑफ स्विंग। झूले की मोशन, झूले की मोशन भी तो पेंडुलम की तरह होती है कि नहीं होती है? एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूं जो आपके लिए 2 एग्जाम्पल का काम करेगा। मोशन ऑफ अर्थ राउंड द सन, ये आप समझ लीजिए कैसे है ये एक पीरियोडिक मोशन।
जनरली सन के चारों ओर जो अर्थ की मोशन होती है दैट इज सर्कुलर मोशन। कौन सी मोशन होती है? सर्कुलर मोशन होती है, क्योंकि जो अर्थ होती है वो सन के चारों ओर सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है। लेकिन ये पीरियोडिक मोशन कैसे है? ध्यान से आपको ये पता होगा कि जब एक चक्कर पूरा हो जाता है, मान लीजिए ये सन है और इसके चारों ओर ये अर्थ रोटेट कर रही है और एक चक्कर पूरा होने के बाद वो फिर से चक्कर काटती है, मीन्स द अर्थ कीप्स सर्कुलेटिंग अराउंड द सन। मीन्स वो सर्कल में चक्कर काटती रहती है सन के चारों ओर, वो अपना सर्कुलर पाथ पर मोशन करती रहती है। एक कंप्लीट सर्कल पूरा हो जाने के बाद वो अगेन उसको स्टार्ट करती है, इसीलिए हम उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं, क्योंकि पीरियोडिक मोशन में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मोशन रिपीट होती है। पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी होगी। पीरियोडिक मोशन में आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम वो पूरी की पूरी मोशन क्या होती है? रिपीट होती है। तो इस तरह से आप जो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन है, आप इसको पीरियोडिक मोशन में भी लिख सकते हैं और सर्कुलर मोशन में भी इसको आप लिख सकते हैं। ये दोनों में ही सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एनसीईआरटी की ये सारी एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी, ये समझ में आई होगी। ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो इस वीडियो में स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से ये वीडियो मैंने तैयार किया है, क्योंकि आज मैं आपके लिए बोर्ड का वीडियो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियोस मेरे हमेशा बोर्ड वीडियो ही आपको मिलेंगे। तो आप सभी को ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक्स में भी लिखनी है। यू हैव टू राइट दिस एक्सरसाइज इन योर फेयर कॉपीज ऑल्सो। दीज आर योर नोट्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स you can ask question in the comment box. I will try to answer them. So till then, take care. Goodbye.